आपका जो पेपर सेकंड है, इसमें जो एसएसटी वाला पोर्शन है, सो यहीं पे जो है हम एसएसटी, ठीक है, एसएसटी जो हमारी एनसीईआरटी वाली है, और इसमें हमने एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पर क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास मैंने स्टार्ट की हुई है। देन पहले हम क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, पहले क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, अब क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर हम क्लास 8 की हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, फिर हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी 6, क्लास 7 जो है यहाँ पे क्लास 7 ज्योग्राफी और क्लास 8 ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद में हम फिर क्लास 6 पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर क्लास 7 ये फिर हम सारी आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। सो आप मेरे साथ में बस बने रहना यहाँ पे कंटिन्यूटी। और आज यहाँ पे देखो जो ये आपका क्लास जो 7 वाली हिस्ट्री है, इसमें 3rd चैप्टर है, और 3rd चैप्टर में है यहाँ पे आपका दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। और देखो यहाँ से जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी देन वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, किसे नोट डाउन कर लो। ओके, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं स्किप कर दूंगी। जो चीज़ हमारे काम की नहीं उसमें हम टाइम वेस्ट क्यों करें भाई, बताओ, है कि नहीं। तो जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी ओनली उसी पर हम फोकस क्रिएट करेंगे, और वो चीज़ मैं आपको 10 बार बताऊंगी। अगर एक बार आपको याद नहीं हो रही तो मैं 10 बार बताऊंगी, 10 बार आपको सुननी पड़ेगी आपके लिए। और हाँ, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से। तो चलिए फिर पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और 3rd चैप्टर है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। यहाँ पे देखो आपने अध्याय 2 में तो पढ़ा था ना कावेरी डेल्टा, जिसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही होगी। तो इसी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर और जो है 12वीं शताब्दी में ही बना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब जो है सारी चीज़ें हम ऑब्वियसली पढ़ाऊंगी सारी चीज़, लेकिन जहाँ से जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो कहूँगी कि इसे नोट डाउन कर लो। बाय द वे पढ़ाऊंगी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली की साम्राज्य की राजधानी बनी। तो 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया, और तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया। तो पहले यहाँ पे देखो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस राज्य की राजधानी बनी। तो भैया दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी और किसके काल में, तो ये आपका तोमर और राजपूतों के काल में। तो थोड़ा मोटा मोटा यहाँ से याद रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर भैया आपको एग्जामिनर को गुमराह करना है ना तो कुछ भी पूछ सकता है। अगर गुमराह करना है तो कुछ भी पूछ सकता है। और ये क्या होते हैं ना, सीटेट वाले जो होते हैं आपके, जो सीबीएसई वाले होते हैं, और सीटेट का पेपर जो बनाते हैं ये लोग मेहनत नहीं करते हैं। पता है क्या करते हैं, एनसीईआरटी ओपन करते हैं और यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखते हो, लाइन टू लाइन उसका आंसर छापते हैं। इसलिए हम एनसीईआरटी पढ़नी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि इधर उधर भटकते रहते हैं कि हाँ कोई देखते हैं कि भाई यूट्यूब पे कोई अच्छा यूट्यूबर है जो प्रैक्टिस करा रहा है। प्रैक्टिस तो तभी करेंगे जब कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मेन जो चीज़ है, हम इतनी बुक ले आते हैं, हाँ पापा ने पैसे तो दिए हुए, और क्या पापा के पैसे हैं, इतनी बुक ले आओ, अब उस प्रकाशन की, अब उस प्रकाशन की, अब उस प्रकाशन की। लेकिन क्या होता है, चीज़ें कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो भाड़ में जाएगी सारी बुक्स, कुछ नहीं। सबसे मेन है कि वो चीज़ पढ़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हमें आईएएस का एग्जाम नहीं देना है, हमें ओनली वही चीज़ पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए हम वही चीज़ फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा बटोर लो नॉलेज, उतनी ही लो जितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस यहाँ पे पूछ सकता है कि दिल्ली की साम्राज्य की राजधानी बनी किसके काल में, तोमर और राजपूतों के। 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहान, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तो किसने, तोमरों को। देखो तोमर है और तोमर को अजमेर के जो चौहान है इन्होंने परास्त किया, यानी कि जो अजमेर के चौहान थे, अजमेर के चौहान ने तोमरों को हराया। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अजमेर के चौहानों ने किसे परास्त किया था, हराया था, तोमर को हराया था। सेकंड यहाँ से बनता है, तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र कब बना। मोस्ट पॉपुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किसके काल में कब बना। तो ये आपका बना यहाँ पर देखो, तोमर और, एक मिनट, तो भैया यहाँ पर ये आपका बना तोमर और चौहानों के राज्यकाल में। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया किसके काल में, तो ये बना चौहान और तोमर के काल में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तोमर और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जहाँ पर देहली वाल कहे जाने वाले
सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन थे। अब यहाँ से देखो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पूछा जाएगा कि जो देहलीवाल है, देहलीवाल किसे कहते हैं। देहलीवाल नाम अटपटा सा है, क्या बात है, कहाँ से आते हैं, अटपटे से नाम है, नहीं पता चलता इनका कि है क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा देहलीवाल किसे कहते हैं, तो देहलीवाल कहते हैं सिक्कों को। किसे कहते हैं? सिक्कों को। जो सिक्के होते हैं ना, सिक्के होते हैं, तो सिक्कों को देहलीवाल कहते हैं। किसे? सिक्कों को। सिक्के को देहलीवाल कहा जाता है। यहाँ से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, देहलीवाल किसे कहा जाता है? एक प्रकार का सिक्का होता है देहलीवाल। ओके, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे चलो, ये देखो मैप यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी और डिस्कस करूंगी। ओके, बाकी आपको पता भी है, जो कंटिन्यूटी मेरी क्लास वॉच करता है उसे पता है कि पढ़ाने का तरीका क्या है और क्या क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस क्रिएट होता है। तो 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण उस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रफल पर फैल गया। और यहाँ पर जो है उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली बनी है। तो ये चीज़ बताइए। तो 13वीं सदी के आरंभ में ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई आपकी किस सदी में? तो यह है 13वीं सदी में। यहाँ से क्वेश्चन भैया बन सकता है। तो देखो लाइन ड्राइंग ने कहा ना भैया, जो ये आपके एग्जामिनर होते हैं ना, जो आपके ये सीबीएसई वाले पेपर बनाते हैं सीटेट का, बिल्कुल मेहनत नहीं करते। देखो बिल्कुल नहीं मेहनत करते, बस यहाँ से छापेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र में फैला था। यह किस सदी में हुआ? तो यह किस सदी में आरंभ हुआ? 13वीं सदी में। किस सदी में? 13वीं सदी में। इस तरह से ये पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखेंगे। चलो, और चीज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर देखो थोड़ा, जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। तो ये भी चीज़ देखो अलग अलग नाम से, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता नहीं इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, और देखो देख लेते हैं कुछ बॉक्स वॉक्स तो नहीं है, नहीं बॉक्स वगैरह नहीं है। हाँ, यहाँ से देखो लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से ये है तालिका, ये है दिल्ली के शासक, और यहाँ से देखो कैसा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से भैया देखो कैसा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा। यहाँ से इनकी टाइमिंग पूछी जाएगी। ये जो है वंश दिए हुए हैं और यहाँ से जो है इनकी टाइमिंग पूछी जाएगी आप लोगों से। देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा। तोमर वंश, चौहान वंश, प्रारंभिक तुर्की शासक। तो यहाँ पे जो तोमर है ना, ये आरंभिक 12वीं शताब्दी तोमर जो है इनकी टाइमिंग पूछी जाएगी। तोमर जो वंश है कब जो है आया था 1165 में। और तोमर जो वंश है, तोमर वंश में यहाँ पे अनंगपाल, और इसकी भी टाइमिंग 1130 और 1145। अगर एग्जामिनर को थोड़ा और हार्ड बनाना है पेपर तो वो यहाँ पे तोमर का कार्यकाल न पूछते हुए देखो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सही सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन होगा आपका कि सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। फिर यहाँ पर होगा इधर तोमर, यहाँ पर होगा चौहान। ये तो अलग अलग देंगे, मैं तो लिख रही हूँ अपने हिसाब से। फिर देखो यहाँ पे तुर्की शासक दे दिया इन्होंने, एक और दे देगा है ना। इसके सामने यहाँ पे जो है चौहान, जो तोमर की टाइमिंग है 1165, चौहान के आगे लिख देगा। और जो चौहान वाली है 1165 से 1192, 1165 से 1192 ये तुर्की के सामने लिख दी। यहाँ पे ये जो है इसकी तुर्की शासन के तोमर के सामने लिख देगा। अब अगर आपको पता है, कंसेप्ट पढ़ा है, तो आप लगाएंगे नहीं तोमर की तो 1165 है, इसलिए हम तुरंत से एकदम अपना सही आंसर पकड़ेंगे और लगा देंगे और हमारा एक भी नंबर नहीं कट होगा। ओके, ये तो होता है कंसेप्ट पढ़ने का फायदा, और कुछ नहीं है। तो बस यहाँ से यही इस तरह से क्वेश्चन बनेगा मिलान के आधार पर कि तोमर की आपसे टाइमिंग पूछेगा तो याद रखनी है 1165 है। थोड़ा हल्का फुल्का इनके भी जो अंदर तोमर के ये यहाँ पर है अनंगपाल, इसकी टाइमिंग याद रख सकते हैं। फिर है चौहान में पृथ्वीराज चौहान, इसकी टाइमिंग पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज चौहान। इसकी टाइमिंग क्या है 1175 से 1192। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश थी, रजिया थी और गयासुद्दीन बलबन थे।
तो भैया इनके सामने इनकी टाइमिंग लिखी हुई है, देन आप इन पे फोकस क्रिएट कीजिएगा। नीचे यहाँ पर जो है खलजी वंश है और फिर तुगलक वंश है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत। देखो कैसे भाई एनसीईआरटी वही तो है कि सब कुछ यहाँ पर लड्डू है, लड्डू पूरा रसगुल्ला एकदम हीरा है हीरा। एनसीईआरटी खलजी वंश की टाइमिंग यहाँ से अगर पूछा तो भाई 1290 से 1320 है। और खलजी वंश में कौन कौन आते हैं? जलाउद्दीन खिलजी आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी आता है, इनकी टाइमिंग यहाँ पर ये दी हुई है। फिर तुगलक वंश है, तुगलक वंश की टाइमिंग 1320 से 1414 है। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक आता है, महमूद तुगलक आता है, फिरोज शाह तुगलक आता है, सामने इनकी टाइमिंग दी हुई है। फिर यहाँ पे शेद वंश है, शेद वंश में खिर्ज खान आता है, यहाँ पर आगे इनकी टाइमिंग दी हुई है। फिर लास्ट में यहाँ पे लोधी वंश है लास्ट, और लोधी वंश में बहलोल लोधी है और यहाँ पर इनकी टाइमिंग दी हुई है। ओके 1451 से 1526 और बहलोल लोधी की है यहाँ पे 1451 से 1489। इस माध्यम से प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पढ़ लो, याद कर लो। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 2025 में मिलान में बिल्कुल आपको मिलने वाला है। ओके अब यहाँ पर ये देखते हैं न्याय चक्र ये क्या है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे भैया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये जो बॉक्स है ना यहाँ पे, इस बॉक्स, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये बॉक्स, ये देखो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम फोकस करेंगे, बाकी हम स्किप करेंगे। यहाँ से देखो क्या पूछा जाएगा, जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार दिया गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है इस माध्यम से कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण जैसे लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने पर अधिकार विरासत में मिलता है, तो ये यहाँ से आपका कंसेप्ट बन सकता है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे लिंग भेद, ये भी देखो, स्त्री और पुरुषों के बीच में सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से ऐसे बनता है कि ये जो पुरुष है पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है, ये कहा गया है इसमें। लिंग भेद भैया देखो ये तो परंपरा पहले से ही चलती आ रही है कि लड़की और लड़के में हमारे यहाँ पे भेदभाव तो किया जाता है इंडिया में क्या पूरे संसार से में मानते हैं ये चीज़ें तो नॉर्मली, ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है। तो देखो ये हमारी भैया एनसीईआरटी में भी लिंग भेद की बात आ गई है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहे हैं कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ पर बात हुई रजिया सुल्तान की, रजिया सुल्तान की हम बात करेंगे। एनसीईआरटी ये कहते हैं कि पुरुष जो होते हैं, जो आदमी होते हैं, वे स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, महान होते हैं। तो आपको गुमराह करने के लिए ऐसे जो है ऑप्शन दे दिया जाएगा कथन में कि स्त्री पुरुष से ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, तो ये कथन हमारा गलत है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी वह अपने सभी भाइयों में बहुत ही श्रेष्ठ, महान, सुंदर और उसका व्यक्तित्व बहुत ही जाना पहचाना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही प्रभावशाली था। लेकिन फिर भी वह आपकी यहाँ पे राजा फिर रानी क्यों नहीं बनाएगी, क्योंकि वह क्या थी, आपकी महिला थी, स्त्री थी। ओके चलो हम पढ़ने वाले हैं अब यहाँ पे रजिया सुल्तान के बारे में। तो ये चीज़ यहाँ पे जो दी हुई है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्किप करेंगे और ये देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। ओके और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भैया जो पढ़ाऊंगी अब। तो फ्रेंड्स देखो, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। पहले क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो रजिया सिंहासन पर बैठी, पहले क्वेश्चन बनेगा कि जो यहाँ पर ये रजिया है आपकी, ओके, रजिया सुल्तान ये किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। पहला क्वेश्चन बनेगा। लास्ट में क्वेश्चन भी दिखाऊंगी किसकी बेटी थी, ध्यान से देख लो, इल्तुतमिश की। और यह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी जो थी रजिया सिंहासन पर बैठी, कब बैठी, सिंहासन पर बैठी थी एक बार 1236 में। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो जहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा उस पर फोकस क्रिएट करूंगी, 10 बार बताऊंगी और आपको 10 बार सुनना भी पड़ेगा, समझे, वरना तो देखो फोन में से ही घुस के जो है लगाएंगे एक। तो भैया यहाँ पे पढ़ लो, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान थी। तो रजिया सुल्तान के फादर का नाम इल्तुतमिश था। और कब, किस सन में इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठी थी, सिंहासन पर बैठी थी 1236 में। युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि रजिया सुल्तान के बारे में यह किसने कहा कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। तो यह यहाँ पे जो है इसके बारे में किसने कहा, यह कहा है यहाँ पे
मिनहाज ए सिराज ने। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन तो भैया यहाँ से बनेगा, इस लाइन से पूरी, ये लाइन याद रखो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मिनहाज ए सिराज हुए। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि यह दावा किसने किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। तो यह कहा यहाँ पे मिनहाज ए सिराज से, किस सन में सिंहासन पर बैठी, किसकी पुत्री थी। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रही थी, क्योंकि आपको पता है कि लिंग भेद वाला यहाँ पे वही कि पुरुष स्त्री से ज़्यादा श्रेष्ठ माने गए हैं, और रजिया सुल्तान आपकी स्त्री थी, इसलिए इसको फिर भी सिंहासन नहीं दिया। और दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश पसंद नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रजिया सुल्तान को सिंहासन से कब हटाया। तो देखो 1236 में तो सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन बेचारे को देखो यहाँ पे 36, 37, 38, 39, 40, 4-5 साल में ही इसको हटा दिया गया। ओके, क्योंकि स्त्री थी, इसको ये जो यहाँ पर प्रजा थी, ओके, स्वतंत्र रूप से इसे राजा बनाने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि यह स्त्री थी। और इन लोगों ने तो स्त्री को यहाँ पे पुरुषों से ज़्यादा, पुरुषों से कम श्रेष्ठ माना है, इसलिए। तो यहाँ से देखो ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है ना, ये पूरा का पूरा बॉक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रजिया जो सुल्तान है किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान सिंहासन पर कब बैठी थी? 1236 पर। और रजिया सुल्तान को अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम, है ना, थी। ये चीज़ किसने कही? मिनहाज ए सिराज ने। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फिर भी वह एक देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रजिया सुल्तान सिंहासन से कब हटा दी गई? 1240 से। आगे बढ़े, नेक्स्ट देख पा रहे हैं आप, देखो मिनहाज ए सिराज ने यहाँ पर रजिया सुल्तान के बारे में एक और यहाँ पे बात कही। क्या कहा? इसको भी हम देखते हैं, तो बस आप बने रहिए मेरे साथ में। ओके, लास्ट में क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाली हूँ। तो देखो फिर यहाँ पे एक और पॉइंट्स है, यहीं पर देखिए फ्रेंड्स, मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। सो ये यहाँ पे कथन पूछा जाएगा क्वेश्चन के तौर पर कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा, चूंकि यहाँ से लाइन टू लाइन जो आपके सीबीएसई वाले होते हैं ना, जो ये पेपर बनाते सीटेट का, मेहनत नहीं करते, यहीं से छापेंगे, कहेंगे कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो यह कथन किसका है? यह कथन है मिनहाज ए सिराज का। किसके बारे में है? रजिया सुल्तान के बारे में है। तो यहाँ से ये चीज़ भी क्या है? इम्पोर्टेंट होगी। ओके, चलो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़े। हाँ, यहाँ से भी तो इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एक मिनट रुको थोड़ा, यहाँ से देखो भैया क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। देखो रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर यह अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। उसने अपना प्रमाण दिया कि मैं स्त्री हूँ, उसने अपना प्रमाण दिया कि मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ, स्त्री हूँ। यहीं पर आंध्र प्रदेश के वार्ण क्षेत्र में किसी समय एक, देखो यहाँ पे काकतीय वंश का राजा था, उस वंश की रानी थी रुद्रमा देवी। इसकी टाइमिंग 1262 और 1289 दी गई है। इसके व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। जो ये आपकी रुद्रमा है, इसका व्यवहार रजिया से बिल्कुल विपरीत था, और रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया और अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो ये यहाँ पर देखो आपकी छल कपट कर रही है रुद्रमा, लेकिन यहीं पर जो रजिया सुल्तान है, इसने अपने अभिलेखों पर क्या लिखवाया कि मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ। इसने यह प्रमाण दिया कि मैं लड़की हूँ। यहीं पर आंध्र प्रदेश के एक राजा थे, आंध्र प्रदेश का एक वंश था काकतीय वंश। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि काकतीय जो वंश था
आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रुद्रमा देवी किस वंश की थी। रुद्रमा देवी तो ये थी काकतीय वंश की, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे जो है यह है रुद्रमा देवी, और इसने अपने, ठीक है, यह जो है रजिया के व्यवहार से बिल्कुल विपरीत थी। और रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों पर अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया और यहाँ पर पुरुष होने का अपना भ्रम पैदा किया था, तो इन्होंने छल कपट किया। एक और महिला शासक थी यहाँ पर, कश्मीर की रानी दिद्दा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, लास्ट में दिखाऊंगी। दिद्दा 980 1003, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो यहाँ पर जो है रजिया सुल्तान, और यहीं पर काकतीय जो है आपकी काकतीय वंश की रानी हुई रुद्रमा देवी, इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ विचार है। और फिर यहीं पर एक और यहाँ पे महिला शासक थी, कश्मीर की रानी थी वो दिद्दा। तो यहाँ पर इनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कंसेप्ट है, और यहाँ से इन तीनों से क्वेश्चन बनता है, रजिया सुल्तान से भी और दिद्दा से भी, और काकतीय वंश की थी जो यहाँ पे ये रुद्रमा देवी। यहाँ से मैं लास्ट में तीनों क्वेश्चन आपको दिखाने वाली हूँ। चलो ये चीज़ आगे इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। तो भैया अब यहाँ पे खलजी और तुगलक वंश आपका ये स्टार्ट हो गया है। तो देन इसे देखो, अभी पढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो है हम, है ना, कल करें। देखते हैं कितना है आपका, और काफ़ी है। फिर हम क्या होते हैं ना, फिर हम क्या होते हैं कि कन्फ्यूजन्स हो जाता है, फिर हमें कन्फ्यूजन्स बने रहते हैं, है ना। तो ये जो यहाँ पर है ना, ये हम कल नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। आज ओनली हम इतना ही पढ़ते हैं, बस यहाँ तक ही। फिर हमारा देखो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है, ये नहीं था, हाँ, फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है क्या, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। तो ये चीज़ हम कल पढ़ने वाले हैं। ओके, बस आज हम सिर्फ ओनली इतना ही रखते हैं इस पार्ट में, क्योंकि फिर ज़्यादा जो है यहाँ पे आपकी एक वीडियो बिलोंग हो जाती है, और फिर आप क्या होते हैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज भी होने लगते हैं। तो अभी हमने रजिया सुल्तान के बारे में कंसेप्ट पढ़ा, तो वही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर ही हम फोकस क्रिएट करेंगे। देन अब हम करते हैं MCQ। चलिए अब हम यहाँ पर मैं आपको MCQ कराती हूँ इसके। और आप देखना कि कैसे कैसे MCQ यहाँ से पूछे गए हैं। तो भैया स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चंस देखो, रजिया सुल्तान की शासक की बेटी थी, पहला ही क्वेश्चन है, और ये SSC MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का आपका जो है यहाँ पे 3 अक्टूबर 2017। देखो ये नहीं कि CTET में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अदर भी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो रजिया सुल्तान की शासक की बेटी थी, यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें पता है कि यह जो है हमारी इल्तुतमिश की बेटी थी, है थी कि नहीं, इल्तुतमिश की बेटी तो थी यहाँ पे ये रजिया सुल्तान, इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। देखो इधर क्वेश्चन है, इधर मेरे आंसर लिखे हुए हैं। आगे देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है भैया, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखे गए त्वारिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभी त्वारिक के बारे में हमने आपको ये पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ। ये जो आपके त्वारिक है, इसके लिए कौन सा कथन सही था। त्वारिक के लेखक ने शासकों को सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की आवश्यकता पर सलाह दी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, इसके बारे में हम कल पढ़ाएंगे, लेकिन मैं MCQ ले आई थी। फिर यहाँ पे देखो त्वारिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो जब हम इसे कल पढ़ाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन हम कल ही कराएंगे। यहाँ पे देखो, हौज़े सुल्तानी नामक एक बड़े जलाशय के निर्माण के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया, और ये CTET का ही क्वेश्चन है। यहाँ से आपका यहाँ पे इल्तुतमिश की ही ये बात की जा रही है। हाँ देखो, यहाँ से मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे एक रानी थी जम्मू कश्मीर की, है ना, जम्मू कश्मीर में शासन किया, तो इस रानी का नाम था दिद्दा। क्या था, दिद्दा। यहाँ पे
मैंने पढ़ाया था नहीं। अच्छा, रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? देखो, मैंने जब हम रजिया सुल्तान के बारे में बात कर रहे थे तो रजिया सुल्तान और यहीं पे एक रुद्रमा देवी थी जो कि काकतीय वंश की थी। मैंने कहा था कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि जो ये रुद्रमा देवी है ये किस वंश की है। तो बस ये क्वेश्चन बनाए कि जो रानी रुद्रमा देवी है ये भारत के किस वंश की थी? तो ये काकतीय वंश की थी और इसने जो है रजिया सुल्तान के बिल्कुल विपरीत इसके विचार थे और इसने अपने स्त्री होने का प्रमाण नहीं दिया, इसलिए ये वही शासन करती रही अपना, है ना। चलो, बस यही एमसीक्यू थे, तो बाकी जब हम आपको पढ़ाएंगे और तब कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, यहाँ पे जो है अगर आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री में और विद आंसर, तो आप फटाफट यहाँ पे मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है मैंने दिया हुआ भी है, आप नोट डाउन कर लें और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर दूँगी। ओके, 7505890761। सो आप ऐड हो जाइए और यहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ऐड कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।